Bismillahirrahmanirrahim. मेरा नाम है डॉक्टर सामशफाक एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फार्माकोलॉजी ऑफ एंजाइना, मीन द ड्रग्स दैट आर यूज्ड इन एंजाइना। तो सबसे पहले तो हम इसमें जो आपका हेडिंग है वो क्या है कि एंजाइना एक्चुअली होता क्या है, इसमें हम कौन कौन से स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, इसके बाद जो इसमें ड्रग्स यूज होती हैं उनके बारे में एक कंप्लीट पढ़ेंगे, उनके बारे में क्लिनिकल फीचर, उनकी जो क्लिनिकल यूजेस क्या है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनकी टॉक्सिसिटी और मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंजाइना क्या होता है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंजाइना? एंजाइना इज डिफाइंड एज अ चेस्ट डिस्कम्फर्ट। इट इज अ टाइप ऑफ कंप्रेशनल पेन, जैसे किसी ने कोई वजन रख दिया है या किसी ने जकड़ लिया है, लाइक अ स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो इट इज लाइक अ कंप्रेशनल पेन इन द चेस्ट दैट रेडिएट्स टू द लेफ्ट आर्म, लेफ्ट जॉ, लेफ्ट साइड ऑफ नेक। ठीक है, बट इट में आल्सो रेडिएट टू द राइट साइड। अब एंजाइना में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ड्यूरेशन ऑफ एंजाइना। जो एंजाइना है वो क्यों हो रहा है? ड्यू टू कार्डियक इस्कीमिया, और कार्डियक इस्कीमिया अबाउट 15 सेकंड टू 20 मिनट। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि द मायोकार्डियम कैन रेजिस्ट द इस्कीमिया फॉर अबाउट 20 मिनट्स। ठीक है, मतलब इस पॉइंट की सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर 20 मिनट्स तक इस्कीमिया हो रहा है, आपने उसको ट्रीट कर लिया है, तो पेशेंट रिवाइव हो जाएगा, मतलब जो एंजाइना है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन अगर आपने उसको 20 मिनट्स तक उसका जो कार्डियक फंक्शन है वो दोबारा रिवाइव नहीं हुआ, उसकी जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो दोबारा उसको नहीं मिल रही। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि उसके जो ऑक्सीजन नहीं जा रही, जिसकी वजह से उसकी निक्रोसिस होगा। ठीक है, तो और निक्रोसिस जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो क्या है कि एंजाइना इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस एंड व्हेयरएज इफ द ड्यूरेशन इंक्रीजेस फॉर मोर देन 20 मिनट्स, तो क्या होगा कि निक्रोसिस होगा और मायोकार्डियल इंफार्क्शन का अटैक होगा विच इज इरिवर्सिबल। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ एंजाइना। अब एंजाइना की डिफरेंट टाइप्स है जिसकी मैनेजमेंट भी ऑलमोस्ट डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट टाइप्स में देयर इज स्टेबल एंजाइना, देयर इज वेसोस्पास्टिक एंजाइना एंड देयर इज अनस्टेबल एंजाइना। जो स्टेबल एंजाइना है, अब सबसे पहले हम देखते हैं स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना क्या होता है? स्टेबल एंजाइना अकर्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक जो है वो जो जस्ट सपोज के एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक जब बनता है, तो अगर ये नॉर्मल आर्टरी का ल्यूमेन था, तो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बनने की वजह से आर्टरी का ल्यूमेन नैरो हो गया, यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बन गया। ठीक है, जब एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बना जिसकी वजह से 70% जो ब्लड सप्लाई थी वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, वो डिक्रीज हो चुकी है। अब जो मायोकार्डियम है, जो मतलब यहाँ पे जो मायोकार्डियम होगा, ठीक है, उसकी जो आर्टेरियल सप्लाई है वो कम हो चुकी है। अब क्या होता है कि जो 30% सप्लाई है मायोकार्डियम को, इट विल फुलफिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट विल फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ मायोकार्डियम एट रेस्टिंग कंडीशन। मतलब एक पेशेंट रेस्ट पे है और कोई काम नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में जो ये 30% ऑक्सीजन आ रही है ये उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। बट इफ द पर्सन डू सम एक्सर्शन, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी जो हार्ट की एक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाएगी, उसकी जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज कर जाएगी, मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज कर जाएगी। That will not be fulfilled by this 30% ब्लड फ्लो। तो उसकी इस वजह से क्या होगा, इस्कीमिया लेगा। और इस्कीमिया में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होगी और ये पेन करवाएगा। तो स्टेबल एंजाइना में क्या हो रहा है कि जब पेशेंट एक्सर्शन करता है और उसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती है, तो उस वजह से उसमें इस्कीमिया डेवलप होता है। बट अगर तो यही पेशेंट अगर रेस्ट में चला जाए, जब वो रेस्ट दोबारा करने लग जाएगा तो उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट दोबारा कम होगी, उस वजह से उसकी जो मायोकार्डियल एक्टिविटी है वो दोबारा रिवाइव हो जाएगी। इसके अलावा स्टेबल एंजाइना इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये स्वेलिंग बनी थी, स्वेलिंग नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे कि ऑब्स्ट्रक्शन बनी थी, ये एक स्टेबल है, इसका साइज चेंज नहीं हो रहा। इसके अलावा इसके और भी नाम है, जैसे इसको हम रेस्टिंग एंजाइना, इसको हम एक्सर्शनल एंजाइना कहते हैं क्योंकि ये एक्सर्शन भी होता है। इसके अलावा टिपिकल एंजाइना भी इसको कहते हैं। अब हम आते हैं वेजोस्पास्टिक एंजाइना। जैसे वेजोस्पैज्म हो गया है, वेसल जो है वो स्पैस्टिक हो गई है, वो कॉन्ट्रैक्टेड हो चुकी हैं।
इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर एक आर्ट वेसल थी और यहाँ पे मायोकार्डियम, ठीक है, तो क्या होगा, वेसोस्पैज्म, आर्टरी की जो एक्टिविटी है वो काफी एक्टिव है, ठीक है, उसमें जो वेसोस्पास्टिक एजेंट रिलीज हो रहे हैं जिसकी वजह से आर्टरी बिल्कुल ही कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। ठीक है, अब जो ब्लड फ्लो आ रहा था वो कम्प्लीटली लॉस हो चुका है, जिसकी वजह से पेशेंट को अब क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं आ रहा, इस्कीमिया हुआ है, जिसकी वजह से वो जो मैकेनिज्म है इस्कीमिया होगा, उस वजह से पेशेंट को एंजाइना हो गया, और ये क्या है, वेसोस्पास्टिक एंजाइना। अब वेसोस्पास्टिक एंजाइना के और भी नाम है, जैसे रेस्टिंग एंजाइना भी इसको कहते हैं, क्योंकि रेस्टिंग कंडीशन में भी हो रहा होता है और इसको वेरिएंट एंजाइना भी कहते हैं। अब हम आते हैं लास्ट स्टेज जो है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना जो है वो काफी सिमिलर होता है स्टेबल एंजाइना से, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि स्टेबल एंजाइना में एक एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बना था, उसमें डिफरेंट डिस्ट्रक्टिव चेंजेस आते हैं, क्योंकि मतलब पेशेंट जो है वो डिफरेंट चीज़ों से एक्सपोज होता है, लाइक वो स्मोकर है या उसको डायबिटीज मेलाइटस भी है, और डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से इसमें एक्यूट डिस्ट्रक्टिव चेंजेस लाइक इसमें अल्सरेशन हो सकती है, इसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। जब इसकी अल्सरेशन और इन्फ्लेमेशन होगी तो इसकी जो सरफेस है वो रफ हो जाएगी, एंड जब भी एंडोथेलियम रफ होती है तो उसके ऊपर प्लेटलेट एग्रीगेशन होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेटलेट्स एग्रीगेट करने लग जाएंगे। अब जब प्लेटलेट एग्रीगेट करते हैं, एक प्लेटलेट क्लॉट बनता है, उसके बाद इट इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन मैशवर्क, ठीक है, तो यहाँ पे फिब्रिन मैशवर्क बनेगा। एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट कि दे आल्सो रिलीज सम वेसोस्पास्टिक एजेंट्स, जिसकी वजह से जो वेसल है वो भी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो ल्यूमन ऑलमोस्ट 90% जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है और सिर्फ थोड़ा बहुत ब्लड जा रहा होता है, दैट कैन नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ मायोकार्डियम, मतलब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा मायोकार्डियम की। तो इस तरह 3 टाइप्स है एंजाइना की, स्टेबल एंजाइना, वेसोस्पास्टिक एंजाइना एंड अनस्टेबल एंजाइना, और अनस्टेबल एंजाइना इज आल्सो नोन एज क्रेसेंडो एंजाइना। तो स्टेबल एंजाइना ड्यू टू एक्सर्शन है जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, वेसोस्पास्टिक ड्यू टू वेसोस्पैज्म है, और अनस्टेबल एंजाइना ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस थ्रोम्बस। अब इनकी मैनेजमेंट अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें अगर आप ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, मायोकार्डियम के ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को कम कर दें तब ये ठीक हो सकता है। इसमें जो आप है वो वेसोडाइलेटर दे दें, और इसमें पहले तो आपको ये थ्रोम्बस तोड़ना पड़ेगा, जैसे एस्पिरिन यूज करते हैं, और उसके बाद ये उसकी जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वेसोडाइलेटर्स देंगे, जो हम इसकी मैनेजमेंट कर रहे थे। तो हम देखते हैं स्ट्रेटजीज। तो स्ट्रेटजीज क्या आएंगी, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम करेंगे, तो क्या पॉइंट आ गया, डिक्रीज द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हम कैसे कम कर सकते हैं, बाय डिक्रीजिंग द प्रीलोड, प्रीलोड डिक्रीज करें, आफ्टर लोड डिक्रीज करें, या हार्ट एक्टिविटी डिक्रीज करें। सेकेंडली देयर आर मेटाबॉलिज्म मॉडिफायर्स लाइक रेनोलाजीन। अब इसमें क्या क्या पॉइंट है कि नॉर्मली जो हमारा मायोकार्डियम है वो फैटी एसिड्स को यूज करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। अब डेरिवेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम द फैटी एसिड जो है वो कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो हम तो ये क्या होता है कि जो कन्वर्जन हो जाती है फैटी एसिड की ग्लूकोज की तरफ, कि ग्लूकोज से एटीपी निकालने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट वो रिलेटिवली कम है, तो क्या होता है कि फैटी एसिड को पहले वो यूज कर रहा होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है टू द ग्लूकोज लाइक इन रेनोलाजीन। प्रीलोड, आफ्टरलोड एंड हार्ट एक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब प्रीलोड क्या है, प्रीलोड इज एक्चुअली द लोड ऑन द हार्ट, के प्रीलोड के लिए आपने जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो क्या याद रखना है, वीनस रिटर्न, ठीक है। अब वीनस रिटर्न मतलब हार्ट कितना ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है, अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज रीचिंग द हार्ट थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। तो अब कितना ब्लड हार्ट के पास आ रहा है उसको कहते हैं हम प्रीलोड, एंड वीनस रिटर्न इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट। अब वीनस रिटर्न को कौन कौन सी चीज मेंटेन करती है, वीनस टोन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसी तरह आपने इन तीन पॉइंट्स को याद रखना है।
कि वीनस टोन जब इंक्रीज करेगी, वीनस रिटर्न इंक्रीज करेगा तो प्रीलोड इंक्रीज करेगा। तो हमें वीनस टोन डिक्रीज करनी है, वेन्स को डायलेट करेंगे तो ब्लड जो है वो वेन्स के अंदर पूल करेगा, मतलब एक्यूमुलेट करेगा, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न डिक्रीज होगा। तो हार्ट के ऊपर जो लोड है वो कम होगा। जब हार्ट के ऊपर लोड कम होगा, अब हार्ट को कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा मेंटेन नहीं करनी पड़ रही, तो हार्ट की एक्टिविटी कम होगी। हार्ट की एक्टिविटी कम होगी तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होगी। दैट विल बी फुलफिल्ड बाय 30% ब्लड, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है। सेकंड इज द आफ्टरलोड। आफ्टरलोड इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट व्हिच द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हार्ट से क्या निकलती हैं? आर्टरीज। अब आर्टरीज की जो टोन, अब जो है आफ्टरलोड वो किस पे डिपेंड कर रहा है? आर्टरीज की टोन पे, क्योंकि हार्ट ने जब कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है अगेंस्ट द टोन ऑफ आर्टरीज। ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन आर्टीरियल टोन। तो अगर आप आर्टरीज को डायलेट करेंगे, ठीक है, तो हार्ट कैन इजीली कॉन्ट्रैक्ट, उसको ज्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी। ठीक है। जब ज्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी तो उसको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी कम हो रही है तो इट विल बी फुलफिल्ड बाय द कॉम्प्रोमाइज्ड ब्लड वेसल। एंड द थर्ड वन इज द हार्ट एक्टिविटी। अब हार्ट एक्टिविटी में क्या पॉइंट आ रहा है कि हार्ट एक्टिविटी या तो आप उसमें हार्ट रेट को कम कर दें, negative chronotropic effect by affecting on the SA node, या decrease the velocity of conduction by acting on the AV node, and the third one is the force of contraction by acting on the myocardium। तो ये थी हमारे पास स्ट्रेटेजीज। ठीक है। लाइक हम ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम करेंगे बाय डिक्रीजिंग प्रीलोड, बाय डिक्रीजिंग आफ्टरलोड एंड बाय डिक्रीजिंग द हार्ट एक्टिविटी, या हम मेटाबॉलिज्म मॉडिफायर लाइक रेनोलाजीन। Preload depends upon venous tone and afterload depends upon arterial tone। ठीक। तो अब हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग्स है वो है नाइट्रेट्स। अब हम नाइट्रेट्स में जो सी चीजें पढ़ेंगे वो क्या है? क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लिनिकल यूजेस, टॉक्सिसिटी एंड यूज इन साइनाइड पॉइजनिंग। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अब होता है कि नाइट्रेट्स में भी शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग लाइक जो हम सबलिंगुअल लेते हैं नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, दे में भी इंटरमीडिएट एक्टिंग जो हम लेते हैं ओरली, एंड दे में भी लॉन्ग एक्टिंग लाइक ट्रांसडर्मल पैचेस, जो कि हम ट्रांसडर्मल पैचेस लगाते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, इसके अलावा अमाइन नाइट्राइट होती है जो कि वोलेटाइल नाइट्राइट है और इसका रैपिड एक्शन होता है। कभी कभी हम इसको फॉर वेजोडाइलेशन यूज कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन आ गई ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नाइट्रोग्लिसरीन का अबाउट 90% फर्स्ट पास इफेक्ट होता है और बहुत स्मॉल अमाउंट जो है वो आती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक, तो इसलिए इसको सबलिंगुअली लेते हैं। फिर आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे ब्लड आ गया, ठीक है। तो आफ्टर पासिंग थ्रू द एंडोथेलियम द नाइट्रेट्स गेट एंट्री इनटू, दिस इज द स्मूथ मसल, ठीक है, नाइट्रेट्स एंटर द स्मूथ मसल। आफ्टर एंटरिंग द स्मूथ मसल दे आर एक्टेड अपॉन बाय एन एंजाइम कॉल्ड एल्डिहाइड dehydrogenase, ठीक है। after acting upon by the aldehyde dehydrogenase, they releases nitric oxide. Nitric oxide then act and activates guanylyl cyclase enzyme. After this activation of this enzyme converts GTP into cyclic GMP. The cyclic GMP जो है ना, cyclic GMP वो या तो इसको इस तरह भी आप पढ़ सकते हैं कि साइक्लिक जीएमपी जो है ना वो फॉस्फेटेजेस को एक्टिवेट करती है। सेकेंडली कि ना साइक्लिक जीएमपी जो है ना वो या तो फॉस्फेटेजेस को एक्टिव करती है या वो जिसमें मायोसिन लाइट चेन काइनेज को इनएक्टिव करती है, ठीक है। मायोसिन लाइट चेन काइनेज की फॉस्फोराइलेशन एंड इनएक्टिवेशन करवाती है। बट आपके बुक में जो लिखा है आपने वही बताना है कि साइक्लिक जीएमपी causes the dephosphorylation of myosin light chain kinase. This is the phosphorylated form which is responsible for contraction of smooth muscle. But cyclic GMP causes dephosphorylation into non-phosphorylated form of myosin light chain, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होगा, जो वेसल्स हैं वो डायलेट करेंगे। अब वेसल्स का डायलेट होने की वजह से क्या क्या आउटकम होगा? आर्टीरियल डायलेशन होगी,
वेनोडाइलेशन। अब यहाँ पे जो पॉइंट टू बी नोटिस के जो एंजाइम है, दिस एंजाइम इज वेरी टाइम सेंसिटिव इन केस ऑफ वेन्स। तो नाइट्रेट्स का जो एक्शन है वो वेन्स पे ज्यादा है एज कंपेयर टू द आर्टरीज। अब जब वेन्स रिलैक्स, वेनोडाइलेशन होगी, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि वेनस रिटर्न जो है वो डिपेंड करता है, वेनस रिटर्न डिपेंड्स अपॉन द वेनस टोन। व्हेन देयर इज वेनोडाइलेशन, वेनस टोन जो है, वीनस टोन जो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ब्लड जो है वो वेन में पूल करने लग जाएगा, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न डिक्रीज। अब जब वीनस रिटर्न डिक्रीज करेगा तो प्रीलोड डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से कार्डियक एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज करेगी। जब कार्डियक एक्टिविटी डिक्रीज करेगी, उसकी वजह से ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द मायोकार्डियम डिक्रीज करेगी। जब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट डिक्रीज की है तो क्या होगा कि दैट विल बी फुलफिल्ड बाय दिस 30% ब्लड फ्लो। अब हम आते हैं आर्टेरियल डायलेशन पे। अब होता है कि जब इसके अलावा मतलब स्मॉल एक्शन होता है इसका आर्टेरियल डायलेशन पे भी। जब आर्टेरियल डायलेशन होती है, आर्टेरियल डायलेट करेंगी तो हार्ट को पंप करने में आसानी होगी। जब हार्ट को पंप करने में आसानी होगी तो आफ्टर लोड डिक्रीज कर रहा है। जब आफ्टर लोड डिक्रीज कर रहा है तो कार्डियक एक्टिविटी भी क्या हो रही है, मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कार्डियक एक्टिविटी भी कम होगी तो क्या होगा, सिंपल कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम तो वर्कलोड कम। जब वर्कलोड कम हो गया, क्योंकि आप वर्कलोड कम हो गया तो उसकी वजह से ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो गई है और इतनी ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पे आर्टेरियल डायलेशन होने की वजह से आर्टरीज डायलेट कर रही हैं, आफ्टर लोड डिक्रीज हो रहा है। आफ्टर लोड कम होने की वजह से वर्कलोड ऑन द हार्ट कम कर रहा है और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी कम हो रही है। वेन्स के डायलेट होने की वजह से वेनस टोन जो है वो डिक्रीज हो रही है, ब्लड जो है वो पूल इन द ब्लड वेसल लीडिंग टू डिक्रीज इन द वेनस रिटर्न। जब वेनस रिटर्न डिक्रीज कर रहा है तो कार्डियक लोड भी डिक्रीज कर रहा है और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी डिक्रीज करेगी। तो इस तरह जो है हार्ट के ऊपर जो वर्कलोड है डिक्रीज कर रहा है और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी कम होगी। तो ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर ली है, अब हम देखते हैं क्लिनिकल यूजेस ऑफ दिस नाइट्रेट्स। तो नाइट्रेट्स का मोस्ट इंपोर्टेंट यूज ये है कि दीज आर यूज्ड, सबलिंगुअल नाइट्रेट्स आर यूज्ड इन एक्यूट अटैक्स ऑफ एंजाइना। तो क्लिनिकल यूज मतलब मेन यही है। इसके बाद हम आते हैं इसके अलावा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है टॉलरेंस। अब होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि नाइट्रेट्स एक्टेड अपॉन बाय एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस एंड प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड। अब जो एक पेशेंट जो है पर्सन है वो कंटिन्यूसली एक्सपोज टू हाई डोजेज ऑफ नाइट्रेट्स, तो क्या होता है कि जो एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाता है। जब एंजाइम इनएक्टिव हुआ है तो नाइट्रेट्स के प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड भी लॉस हो गई है, तो एक्शन ऑफ नाइट्रेट्स भी लॉस हो गया है, जिसको हम टॉलरेंस कहते हैं। तो इसमें मतलब क्या है कि हमें नाइट्रेट्स के एक्शन के लिए हमें नाइट्रेट फ्री इंटरवल इंपॉर्टेंट है, नाइट्रेट फ्री इंटरवल, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि नाइट्रेट फ्री इंटरवल जरूर होना चाहिए कंटिन्यूअस एक्टिविटी ऑफ नाइट्रेट्स के लिए। मतलब नाइट्रेट्स लिए हैं फिर आप नाइट्रेट फ्री इंटरवल दो, उसके बाद दोबारा नाइट्रेट्स ले सकते हैं। अब हम आते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ नाइट्रेट्स। तो टॉक्सिसिटी को देखने के लिए जो ऐसे जो है ड्रग्स जिनका काम ऑलमोस्ट सेम है कि वेसल्स को डायलेट करते हैं, उनकी टॉक्सिसिटी भी काफी सेम होती है। तो इसकी टॉक्सिसिटी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है, हेडेक होती है। अब हेडेक होने की वजह क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो हमारी मेनिंजियल ब्लड वेसल्स हैं जब वो स्कल में एंटर होती हैं तो लाइक दिस इज अ मेनिंजियल ब्लड वेसल, इट इज सराउंडेड बाय अ स्लीव ऑफ ड्यूरा मैटर। अब ये जो ड्यूरा मैटर उसके अराउंड होता है लेकिन उसके साथ लगा नहीं होता, लाइक दिस, ठीक है। अब होता क्या है कि ड्यूरा मैटर कंटेन पेन रिसेप्टर्स। अब जस्ट सपोज दैट जब ये डायलेट करेगी, ठीक है, तो क्या होगा, इट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द पेन रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द ड्यूरा मैटर। जब वो पेन रिसेप्टर के साथ इन कॉन्टैक्ट आएगी तो पेशेंट पेन फील करेगा, जो हेडेक है।
अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि इट इज लाइक अ थ्रोबिंग पेन, कि जब सिस्टली की वजह से आर्टरी डायलेट करती है तो क्या होगा, डायलेट तो पेन होगी, फिर पेन गायब होगी, गायब होगी, गायब। दिस इज कॉल्ड थ्रोबिंग टाइप ऑफ हेडेक इन केस ऑफ ड्यू टू डायलेशन ऑफ मेनिंजियल ब्लड वेसल्स। इसके अलावा ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एक पेशेंट है वो लेटा हुआ है, जब वो अचानक खड़ा होता है तो कभी कभी चक्कर आते हैं। उसकी वजह क्या होती है, पुलिंग ऑफ ब्लड इन द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। तो क्या होता है, फिर हमारे जो वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और ब्लड को ऊपर पहुंचाती हैं, तो ब्रेन के पास दोबारा हार्ट जाता है, ब्रेन एक्टिविटी दोबारा रिवाइव होती है और चक्कर जो है वो गायब हो जाते हैं। तो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन में क्या होता है कि अब पेशेंट उठा है, ठीक है, अब उसकी वेसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि पेशेंट नाइट्रेट ले रहा है जिसका काम है डाइजेशन। तो ब्लड जो है वो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में पूल करेगा और ऊपर नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को चक्कर आते हैं। तो इस वजह से ये जो ड्रग्स हैं ये बेड टाइम पे लेनी चाहिए, बिफोर मतलब जब सोने लगे उससे पहले लेनी चाहिए। इसके अलावा फ्लशिंग होगी ड्यू टू डायलेशन ऑफ फेशियल ब्लड वेसल, फेशियल आर्टरी। इसके अलावा रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया होगा। सिंपल बात है कि जब भी मतलब रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया क्यों हो रहा है, कि उसका जो ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक आउटफ्लो होगा जो हार्ट पे एक्ट करेगा और रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया होगा। इसके अलावा मंडे डिजीज वेरी इंपॉर्टेंट with clinically and with respect to the point of view of the examination and viva। मनी डिजीज क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि एक पॉइंट को आपने ध्यान में रखना है कि नाइट्रेट फ्री इंटरवल चाहिए होता है। अब मनी डिजीज में क्या होता था कि कुछ वर्कर्स होते थे जो डायनामाइट फैक्ट्री में काम कर रहे होते थे। जब वो मतलब डायनामाइट फैक्ट्री में नाइट्रेट से उनका काफ़ी बड़ा एक्सपोजर होता था, जिसकी वजह से उनको टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रेट्स होते थे लाइक हेडेक, फ्लशिंग एक्सेट्रा, ठीक है। अब होता क्या था, वो कंटिन्यूसली एक्सपोज होते थे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, कंटिन्यूसली एक्सपोज होते थे, जिसकी वजह से नाइट्रेट फ्री इंटरवल नहीं मिलता था और एंजाइम जो था वो इनएक्टिव हो जाता था। अब क्या होता था, एंजाइम इनएक्टिव, उनके टॉक्सिक इफेक्ट गायब हो जाते थे। फिर इस तरह अब जब वो फ्राइडे पहुंचते थे, फ्राइडे के बाद उनको वेकेशन होती थी, 2 दिन बाद उन्होंने आना होता था। अब जब उन्होंने 2 दिन बाद आना है तो उनको 2 दिन का नाइट्रेट फ्री इंटरवल मिल चुका है। अब जब नाइट्रेट फ्री इंटरवल मिला, एंजाइम दोबारा एक्टिव हो गया, जब वो मंडे को दोबारा आएंगे तो दोबारा एक्सपोजर होगा उनका नाइट्रेट से, एंजाइम दोबारा एक्ट करेगा और सारे जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा उसका, और दोबारा से उसको टॉक्सिक डोजेस की वजह से हेडेक और फ्लशिंग होगी ऑन मंडे। इसके अलावा जो नाइट्राइट्स हैं, उनकी जो नाइट्राइट्स हैं नॉट नाइट्रेट्स, वो मेथिमोग्लोबिनीमिया भी करवाती हैं क्योंकि वो एंजाइम मेथिमोग्लोबिन रिडक्टेज को इनहिबिट कर देती है। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है, यूज ऑफ नाइट्राइट्स इन साइनाइड पॉइजनिंग, इसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि कैसे यूज होती हैं। जब साइनाइड पॉइजनिंग क्या होता है कि साइनाइड जो है वो अटैक करती है और इनएक्टिव करते हैं कॉम्प्लेक्स 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो जिसकी वजह से एटीपी प्रोडक्शन जो है वो इनहिबिट हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हीमोग्लोबिन को, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि नाइट्राइट्स जो है वो क्या करवाती है, मेथिमोग्लोबिनीमिया, तो हम सोडियम नाइट्राइट एंड अमाइल नाइट्राइट देते हैं तो क्या बनता है, मेथ हीमोग्लोबिन। मेथ हीमोग्लोबिन हैज हाई सेंसिटिविटी या हाई अफिनिटी फॉर साइनाइड, तो क्या होगा, साइनाइड आएगा तो क्या बनेगा, सायानो मेथ हीमोग्लोबिन। अब हम इस पेशेंट को क्या करेंगे, इन्फ्यूजन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट तो सोडियम थायोसल्फेट देंगे तो क्या होता है, थायोसाइनेट जो है वो रिलीज, वो मतलब उससे अलग हो जाता है एंड इट इज इंसोल्यूबल प्रोडक्ट, और इंसोल्यूबल प्रोडक्ट है तो ये एक्सक्रीट हो जाएगा इन द यूरिन। और क्या बना पीछे, मेट हीमोग्लोबिन, तो हम इस पेशेंट में क्या देंगे, मिथाइलिन ब्लू, आईवी मिथाइलिन ब्लू देंगे तो वापस हीमोग्लोबिन आ गया, ठीक है। इस तरह नाइट्राइट्स आर यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग। तो हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन को देख लिया, फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देख लिया कि ये वेनोडाइलेशन एंड आर्टेरियोडाइलेशन करवाते हैं, जिसकी वजह से ये वर्कलोड ऑन हार्ट डिक्रीज करते हैं।
फिर हमने क्लिनिकल यूजेस देख लिया, फिर टॉक्सिसिटी में हमने हेडेक देख ली ड्यू टू रिलैक्सेशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन देख ली, फ्लशिंग देख ली, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया ड्यू टू बेलोडिसेप्टर रिफ्लेक्स, मंडे डिजीज ड्यू टू मतलब एंजाइम इनएक्टिवेशन की वजह से टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो लॉस हो जाते हैं, और जब वो दोबारा मंडे को आते हैं तो दोबारा से एक्सपोजर होता है और उनको टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं। और फिर हमने देखा यूज ऑफ नाइट्राइट्स इन द साइनाइड पॉइजनिंग, तो हीमोग्लोबिन सोडियम नाइट्राइट की वजह से मेथ हीमोग्लोबिन बना, फिर उसमें उसके उसकी एफिनिटी होती है फॉर द साइनाइड, तो सायानोमेट हीमोग्लोबिन, फिर हमने उसमें सोडियम थायोसल्फेट डाला, तो उसकी वजह से क्या बना, थायोसाइनाइड बाहर निकल गया इन द यूरिन और पीछे बचा मेट हीमोग्लोबिन, तो हमने उसको आईवी मिथाइलिन ग्लू दिया तो वापस हीमोग्लोबिन बन गया।